छात्रों, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के संस्थापक व सुप्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने अपने पिछले लेक्चर्स में मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत, मौर्य शासकों की वंशावली या मौर्य शासक कौन कौन से महत्वपूर्ण मौर्य शासक रहे थे उनके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। जैसा कि हम अपने पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण सा बालक था जो कि एक गोपालक के पास रहता था, और ये जो चंद बालक था ये अत्यंत ही प्रतिभाशाली था। और एक दिन जब वह राजकीलकम नामक खेल खेल रहा था तो चाणक्य, जो कि नंद वंश का समूल नाश करने के लिए, घनानंद को परास्त करने के लिए प्रण करके निकला था, उसने इस बालक की प्रतिभा को देखा और इस बालक की प्रतिभा को देखकर उसने इसे 1000 कार्षापण को देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया और चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा के लिए उसे तक्षशिला लेकर के आ गया। तक्षशिला, जो कि उस समय भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का विद्या का एक प्रमुख केंद्र था, स्वयं चाणक्य वहाँ पर आचार्य थे। यहाँ रहकर चंद्रगुप्त सभी कलाओं और विद्याओं में पारंगत हुआ। जब वह सभी विद्याओं में पारंगत हो गया और सैनिक शिक्षा भी उसे प्राप्त हुई, युद्ध कला का विज्ञान जब उसे ज्ञात हुआ, उसके पश्चात वह चाणक्य के साथ मिलकर के उसने भारत को स्वतंत्र करने, विदेशियों के, यूनानियों के शासन से मुक्त करने और नंदों के घृणित व अत्याचारपूर्ण शासन से भारत को मुक्ति दिलाने व खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रयास किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम सीमावर्ती प्रांतों में पश्चिमोत्तर भारत में जाकर अपने लिए एक सेना तैयार की और इस सेना को उसने कई भागों में बांटा: चोर और प्रतिरोधक, मलेच्छ, चौरगण, आट्विक और शस्त्रोपजीवी श्रेणी। और सभी लोगों को अपनी सेना में शामिल करते हुए उसने विदेशी शासन के प्रति एक राष्ट्रीय युद्ध को छेड़ दिया और इस प्रकार एक सशक्त योजना के अनुसार भारत में एक अखंड भारत को स्थापित करने के अभियान की शुरुआत चंद्रगुप्त के द्वारा की गई। और इस सिकंदर की मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के जो इलाके हैं उन पर अपना अधिकार स्थापित किया। जैसे ही सिकंदर की मृत्यु का समाचार हुआ, पश्चिमोत्तर भारत में विद्रोह उठ खड़ा हुआ और इस विद्रोही परिस्थिति का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध पर अपना अधिकार स्थापित किया। सिंधु घाटी में यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या हो चुकी थी और इस तरीके से घोर अराजकता और अव्यवस्था के दौरान चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर प्रांतों पर अपना अधिकार स्थापित कर यूनानियों के शासन से भारत को मुक्त किया। पंजाब और सिंध पर अधिकार करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य मगध की ओर बढ़ा और जैसा कि शास्त्रों में हमें उल्लेख मिलता है, हालांकि बहुत ज़्यादा इस युद्ध के अभियान की जानकारी हमको नहीं मिलती है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर सीधे मगध की राजधानी पर आक्रमण किया, जिस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य पराजित हुआ। और जैसा कि किंवदंतियों में हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य जब इस युद्ध में पूरी तरह से परास्त हुए
तो वे अपनी पराजय के कारण का विश्लेषण कर रहे थे। एक दिन जब वो वेश बदलकर घूम रहे थे तो वहाँ एक माता और पुत्र के संवाद को सुन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता और पुत्र का संवाद सुना। पुत्र जो कि शायद भूखा था, माँ ने उसे खिचड़ी परोसी और बालक खिचड़ी के बीच में हाथ डालकर जब उसे खाने लगा तो उसका हाथ और मुंह दोनों ही जल गए। तो माँ ने उसको कहा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की तरह से यदि बीच में हाथ डालेगा तो हाथ जलेंगे, यदि किनारे से ठंडी करते हुए खिचड़ी को खाता तो खिचड़ी आराम से खाई जाती। इस गलती को समझ में आकर चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सबसे पहले सीमावर्ती इलाकों को जीतकर उसके बाद में मगध के अंदर नंद शासक घनानंद के विरुद्ध जो असंतोष व्याप्त हो गया था, उस असंतोष का फ़ायदा उठाकर मगध पर आक्रमण किया। हालांकि हमें इस युद्ध का नंद और मौर्यों के बीच हुए युद्ध का बहुत ज़्यादा विवरण नहीं मिलता है। सिर्फ बौद्ध और जैन स्रोतों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हों में, बौद्ध ग्रंथ जो मिलिंद पन्हो है, उसमें नंद और मौर्यों के बीच का जो युद्ध है उसे बहुत रक्तरंजित बताया है और उसमें हमें इस युद्ध की बहुत ही अतिरंजित व्याख्या और विवरण हमें प्राप्त होता है। इस युद्ध में हताहतों की संख्या को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, किंतु यह अवश्य है कि यह युद्ध बहुत भयंकर रहा होगा और रक्त रंजित रहा होगा। इसमें घनानंद और नंद वंश का समूल नाश हुआ और चंद्रगुप्त का मगध पर अधिकार हो गया। इस तरीके से पंजाब और सिंध के बाद मगध पर अधिकार कर चंद्रगुप्त मौर्य ने दूसरी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की और अब उसका एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने पुनः भारत पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। वह एंटियोकस का पुत्र था। बेबीलोन और बैक्ट्रिया को जीतकर वह भारत पर अपने क्षेत्रों पर पुनः अधिकार स्थापित करना चाहता था और इसके लिए उसने 305 ईसा पूर्व में भारत पर चढ़ाई कर दी और सिंध तक पहुंच गया। किंतु इस समय चंद्रगुप्त मौर्य की संगठित भारत का सामना सेल्यूकस नहीं कर पाया और इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ और दोनों के बीच संधि स्थापित हुई और वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के द्वारा कर दिया गया। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई, जिस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कंधार और काबुल तथा हेरात तथा जेड्रोसिया के क्षत्रियों का भाग दिया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 हाथी प्रदान किए और दोनों नरेशों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के द्वारा कर दिया गया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के दरबार में मेगस्थनीज नामक अपना एक राजदूत भेजा, जो कि बहुत दिन तक पाटलिपुत्र में रहा और भारत के संदर्भ में उसने अपना एक ग्रंथ लिखा जो कि इंडिका के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त के कंधार हेरात तक के जो आधिपत्य की पुष्टि है वो हमें अशोक के लेख से भी मिलती है, क्योंकि अशोक और बिंदुसार के द्वारा इस भाग को नहीं जीता गया था। इसके बारे में हमें कोई लेख अशोक के लेख में नहीं मिलता है। सेल्यूकस को पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत की ओर अपना विजय अभियान जारी रखा। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख, जो कि 150 ईस्वी में मिला है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है
कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन सौराष्ट्र तक था। उसने उसे जीतकर प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन में मिला रखा था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने यहाँ पर सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। सौराष्ट्र प्रांत के दक्षिण में सोपारा, जो कि महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। और अशोक ने इस अभिलेख में भी इस प्रदेश को जीतने का दावा नहीं किया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपारा तक का प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जीता गया था। पश्चिमी भारत के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की भारत के विजय के अभियान को प्रारंभ किया। इसके संबंध में हमें अशोक के अभिलेख, जैन और तमिल स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में कई जगह अशोक के लेख मिलते हैं, जैसे सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर पहाड़ी, कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है ये। गोवीमठ, पालक्की गुंडू, मास्की और गुंटी, इन सभी जगहों पर हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं। अशोक स्वयं अपने अभिलेखों में अपने राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सात्तीय पुत्र और केरल पुत्र जातियों का उल्लेख करता है। उसके 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि दक्षिण में केवल उसने कलिंग की विजय की थी, जिसके पश्चात उसने युद्ध कार्य पूर्णतः बंद कर दिया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्नाटक तक, दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक का जो साम्राज्य विस्तार है, जो विजय है, वो या तो बिंदुसार ने की थी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बिंदुसार की विजय के हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए यही मानना तर्क संगत है, क्योंकि चंद्रगुप्त ने ही भारत के अंदर विशाल साम्राज्य को जीत करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यह दक्षिण भारत की विजय भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारतीय विजय के संदर्भ में जैन एवं तमिल स्रोतों के अंदर कुछ संकेत मिलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त जैन साधु भद्रभाऊ की शिष्यता ग्रहण कर श्रावण बेलगोला कर रहे और यहीं पर चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चंद्रगुप्त ने तपस्या की और संलेखना के माध्यम से अपने जीवन की अंतिम दिन वहाँ पर बिताए। इससे हमें श्रावण बेलगोला पर उसके अधिकार होने के प्रमाण मिलते हैं। तमिल परंपरा से भी ज्ञात होता है कि मौर्यों ने एक विशाल सेना के साथ दक्षिण क्षेत्र में मोहर के राजा पर आक्रमण किया और इस अभियान में कोशर और वडगर नामक 2 मित्र जातियों ने उसकी मदद की। इस परंपरा में नंदों की अतुल संपत्ति का एक उल्लेख मिलता है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि तमिल लेखक मगध के मौर्यों का विवरण दे रहे हैं, जो नंदों के उत्तराधिकारी हैं। इस तरीके से हम यह मान सकते हैं कि दक्षिण भारत पर भी जो विजय है वह चंद्रगुप्त के काल में ही हुई थी और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य तकरीबन संपूर्ण भारत में फैल गया था। प्लूटार्क ने लिखा है कि उसने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जस्टिन के विवरण में भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संपूर्ण भारत पर उसके अधिकार की जानकारी मिलती है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा चंद्रगुप्त के ने डाली, उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण के वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन थे। इस तरीके से इतिहासकार स्मिथ भी कहते हैं कि हिंदू कुश पर्वत भारत की सीमा थी। यूनानी लेखक
इसे पेरोपेनिसिस अथवा इंडियन काकेशस कहते हैं। और ये जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला थी, यही चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के साम्राज्यों की सीमा थी। चंद्रगुप्त मौर्य के अतिरिक्त मुगल या अंग्रेज शासक ही थे जिन्होंने इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता और अत्यंत कुशल प्रशासक था। एक सामान्य परिवार में, एक सामान्य कुल में उत्पन्न होते हुए भी उसने अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर एक विशाल साम्राज्य, एक अखंड भारत के निर्माण कर एक सार्वभौम सम्राट के रूप में अपने आप को स्थापित किया। वह भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था जिसके नेतृत्व में चक्रवर्ती आदर्श को वास्तविक रूप प्रदान किया गया। यदि यूनानी स्रोतों पर विश्वास किया जाए तो चंद्रगुप्त की महान सफलता उसकी वीरता, अदम्य साहस और उत्साह का ही परिणाम थी। चंद्रगुप्त के पीछे कोई राजकीय परंपरा नहीं थी, इसलिए उसकी उपलब्धियों का महत्व स्वतः ही स्पष्ट होता है। उसने यूनानी दासता से देश को मुक्त कराया, शक्तिशाली नंदों का उसने विनाश किया, उत्कृष्ट सेनानायक सेल्यूकस को पराजित कर चंद्रगुप्त ने अपनी असाधारण सैनिक योग्यता का परिचय दिया। उसने भारत की उस वैज्ञानिक सीमा को अधिकृत किया जिसके लिए मुगल और ब्रिटिश शासकों के द्वारा प्रयास किए गए। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक वीर योद्धा और साम्राज्य निर्माता ही नहीं था, बल्कि एक योग्य प्रशासक भी था। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, जो कालांतर में सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आधार कही जा सकती है, वह चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा और उसके गुरु तथा प्रधानमंत्री कौटिल्य की राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम थी। चंद्रगुप्त एक निपुण लोकोपकारी शासक व्यवस्था का निर्माता था। उसका शासन बाद के हिंदू शासकों के लिए अनुकरणीय बना। मौर्य प्रशासन के अधिकांश आदर्शों को हम आधुनिक युग के भारतीय शासन में भी देख सकते हैं। चंद्रगुप्त ने अपने व्यक्तित्व और आचरण से प्रजा के हित के राज्यादर्श को कार्य रूप में परिणित किया। उसकी सफलताओं ने भारत को विश्व के राजनीतिक मानचित्र में प्रतिष्ठित किया। चंद्रगुप्त के द्वारा एक विदेशी कन्या से विवाह करना तात्कालिक सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी घटना थी, जो कि उसके और उसके गुरु की मस्तिष्क की उदारता का परिचायक है। चंद्रगुप्त, यदि हम जैन परंपरा का विश्वास करें तो चंद्रगुप्त एक राजऋषि भी था जिसने कि अपने जीवन के उत्तर काल में सुख वैभव को त्याग कर स्वेच्छा से संन्यास ग्रहण कर मृत्यु का वरण किया। चंद्रगुप्त ने जब उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा तो उसके द्वारा भद्रभाव की शिष्यता ग्रहण कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया गया और उसने अपने शासन को, अपनी सत्ता को त्याग दिया और सन्यासी बनकर वह श्रावण बेलगोला चला गया और जहाँ पर चंद्रगिरी की पहाड़ी पर संलेखन किया और मृत्यु को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की विभिन्न घटनाओं का काल निर्धारण करना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि उस समय का जो पुरातात्विक प्रामाणिक स्रोत हमें प्राप्त नहीं है। केवल यूनानी प्रमाणों के आधार पर ही हम चंद्रगुप्त की तिथि का निर्धारण करते हैं। यूनानी प्रमाणों के अनुसार सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई और उसके पश्चात बेबीलोन में उसके साम्राज्य का बंटवारा हुआ। उसके साम्राज्य का दूसरा विभाजन 321 ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें काबुल यूनानी साम्राज्य का सबसे पूर्वी प्रदेश माना गया और सिंधु नदी के पूर्व किसी भी प्रदेश का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। इससे ऐसा लगता है कि 321 ईसा पूर्व तक यूनानियों का अधिकार सिंधु क्षेत्र में नहीं था।
यूनानियों के निष्कासन में चंद्रगुप्त का मुख्य हाथ था। इसलिए यह माना जाता है कि 323 से 321 के मध्य चंद्रगुप्त ने पंजाब तथा मगध पर अपना अधिकार स्थापित किया होगा। इसलिए उसके राज्यारोहण की संभावित तिथि 322 ईसा पूर्व मानी जाती है। पुराणों के अनुसार उसने 24 वर्ष शासन किया और उसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व के लगभग हुई होगी। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य का माना जा सकता है। इस तरह से 322 ईसा पूर्व की तिथि का समर्थन चीन के कैंटन में रखे हुए लेख, जिससे बिंदुओं का लेख कहा जाता है, से भी हो जाता है। इन बिंदुओं का प्रारंभ महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से प्रारंभ होकर 489 ईस्वी तक जाता है, जबकि इनका पूरा योग 975 हो जाता है। यदि बुद्ध के महापरिनिर्वाण तथा बिंदुओं के प्रारंभ होने के समय में 1 वर्ष का अंतर मान लिया जाए तो महापरिनिर्वाण की तिथि 975 प्लस 1 माइनस 489 इज इक्वल टू 487 ईसा पूर्व होगी। और पाली ग्रंथों से पता लगता है कि महापरिनिर्वाण के 218 वर्षों बाद अशोक का अभिषेक हुआ था। इस दृष्टि से अशोक के सिंहासन पर बैठने की तिथि 273 और अभिषेक की तिथि 289 ईसा पूर्व आती है। पुराणों में चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने 24 और 25 वर्ष किया, और यदि इनको जोड़ा जाए तो 273 प्लस 49 इज इक्वल टू 322 ईसा पूर्व तिथि आती है। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक भारत पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया, अपने शासन को किया।